Good afternoon, students. Let's start the second session. And the topic of this session is incremental analysis. The incremental analysis is an accounting tool that can be compared the profitability of the proposed decision with the existing conditions. Means whatever the government or any organization starts some bidding for any construction like construction of dam or buildings. So at that time, the company that can wants to take part in this bidding, uh, they are first to decide uh, this project or the, the assignment that can be given by a government or any private organization is profitable for our company or not. For this, we are using the incremental analysis. Okay, this is the decision-making technique which guides the decision about the proposed investment as select or reject. The analysis is based on the cash flow generated from the present investment and compared with the existing cash flow position. Okay, if the incremental cash flow is higher than the existing cash flow in absolute term, then the proposal is selected, and if it is lower, then the proposed proposal is rejected. As the process of incremental analysis is compared between the proposed cash flow with the existing cash flow. Okay, and that can be described in engineering economics as an differential analysis or the marginal analysis. That means इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा दूं. एक्चुअली गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मे बी रेलवे में किसी भी मिनिस्ट्री का हो सकता है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला कि एक नदी के ऊपर एक पुल या एक डैम मतलब पुल का कंस्ट्रक्शन करवाना, और ये कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए 1 करोड़ रुपीज़ उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड. तो अब ए बी और सी तीन कंपनीज हैं. अब ये तीन कंपनीज जो हैं वो मतलब इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. और जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करने से पहले ये कुछ बेसिक मतलब टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या कि भाई कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैश फ्लो कितना है, और एक कंपनी क्या ये जो नेक्स्ट टेंडर है या ये प्रोजेक्ट है क्या वो उसको बियर कर सकती है. तो बियर करने के लिए वो क्या करते हैं, तो अप्रॉक्स एक मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल में 3 साल में या 4 साल में कंप्लीट होगा. तो जब ये 2 3 4 5 6 मतलब जितने भी ईयर्स कंसिडर किए जाते हैं एट दैट टाइम उनको ये मतलब एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि 1 करोड़ का है प्रोजेक्ट और एक कंपनी ने उसको बोला कि हम इसको 70 लाख में कंप्लीट करेंगे. तो 70 लाख के लिए उन्होंने क्या किया, तो 20 मतलब स्टार्टिंग पीरियड में कॉस्ट ज़्यादा लगेगा इसलिए उन्होंने 40 लाख फर्स्ट ईयर के लिए रखा. देन सेकेंड ईयर के लिए 10 लाख, देन थर्ड ईयर के लिए 10 लाख एंड फोर्थ ईयर के लिए 10 लाख. तो 40 + 30 इज इक्वल टू 70 लाख. तो अब जो स्टार्टिंग में 40 लाख है तो ये एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपनी के पास 40 लाख है फर्स्ट ईयर को देने के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 10 लाख, थर्ड ईयर के 10 लाख. तो अगर ये इनको दिखता है कि हाँ इनके पास कैश का अवेलेबिलिटी रहेगा, देन ये जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपना मतलब बाइंडिंग मतलब वेडिंग में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और अगर उनके पास कैश नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे और ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है,
तो इस प्रोसेस को हम इंक्रीमेंटल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, तो इट इज़ द मैनेजमेंट लेवल टेक डिसीजन टेक्निक that can be helped to identify either project can be accepted or rejected by comparing the proposed investment as per the existing condition of the company. Okay. The incremental analysis is very crucial and complex because of certain typical issues. ये issues क्या क्या है? The past cost already incurred are set costs. It cannot be recovered through undergoing the decision. The ideal production capacity. Ideal capacity cannot be undone, but its use can avail some cost advantage under the incremental analysis. मतलब होता क्या है बेसिकली, मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप मतलब टेक लेते हैं, ठीक है, तो जब आप उस प्रोजेक्ट को लेते हैं तो गवर्नमेंट या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उस प्रोजेक्ट को रिलीज की है वो कुछ मतलब इस अमाउंट को कुछ फेसेस में डिवाइड कर देती है कि फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री और फेज़ फोर। जैसे ही आपने फेज़ वन कंप्लीट कर लिया, उसके लिए इंस्पेक्शन आती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, और थर्ड पार्टी जब उसको ओके कर देती है तो हायर लेवल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन वो विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद आपका फर्स्ट मतलब इंस्टॉलमेंट जो होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड की है वो आपको पे कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊँ अपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्डिंग का कॉस्ट था 54 करोड़। तो 54 करोड़ को उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला फेज़ वन कंप्लीट करिए तो हम आपको समथिंग 20 करोड़ से रिलीज करेंगे। फेज़ सेकंड कंप्लीट किया तो नेक्स्ट 10 करोड़, एंड फेज़ फोर कंप्लीट किया तो नेक्स्ट 10 करोड़। तो स्टार्टिंग में 20 करोड़ रुपए आपको रिलीज मतलब गवर्नमेंट से लेने के लिए आपको फर्स्ट फेज कंप्लीट करना है, और ये फर्स्ट फेज कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यूसली आपके ऊपर वो बर्डन आता रहेगा कि आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। मतलब कैश का जो है वो आउटफ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन करना है। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया, सेकंड फेज के लिए तो फर्स्ट फेज का जो बर्डन था जो आपको 20 करोड़ मिला उससे आप सॉल्व करेंगे, और यही जो 20 करोड़ रुपये जो है वो आप सेकंड फेज के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे। मतलब आपके पास यहाँ कुछ प्रॉफिट नहीं है। इसी तरीके से जब सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप सेकंड फेज कंप्लीट करेंगे और थर्ड फेज के लिए मूव ऑन करेंगे। सिमिलरली जब फोर्थ आएगा इंस्टॉलमेंट तो आप थर्ड को भी कंप्लीट करेंगे और फोर्थ को भी करेंगे। मतलब स्टेटमेंट ये किया गया कि जब आपका लास्ट ईयर आता है और लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है, then after you are decided this project is beneficial for you only. एट द सेम टाइम अगर इसी के पैरेलल में आपने कोई और प्रोजेक्ट ले लिया तो ये प्रोजेक्ट के लिए क्या आपके पास फंड है, और अगर है तो आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और नहीं तो फिर इसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, इसीलिए उन्होंने बोला है पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड आर सेट कॉस्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेटमेंट देता है कि इट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, sacrificing of the cost from using the limited source from one use to the another next best alternative. If the 10% fund used to generate ROI 18% instead of present 20% due to some constraint decision, then 2% sacrifice of return is called opportunity cost. मतलब क्या हुआ, सेम जो मैंने फर्स्ट में बताया कि आप जो पैसा बचा के रखते हैं उसको आप सेकेंड फेज के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फेज से आप कुछ कम करते हैं और सेकेंड फेज में डालते हैं, तो
उस जगह पे आपको कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, और यही जो सेक्रीफाई है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया है, सिमिलरली 1000 daily wage earning is required to work on rupees 600 daily wage cost due to some constraint, then 400 will be treated as the opportunity cost. मतलब जहाँ आपको 1000 रुपीज़ लगने वाला था, मतलब मजदूरी में दे रहे थे, अगर आपने वो 600 रुपये में काम करवा दिया तो आपके पास 400 रुपये जो है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ओके, if the incremental analysis, the cost flow of the new investment are cleared with the existing cost, thus the analysis of aggregate cash flow and the analysis of a stand-alone specific project become a relevant analysis of the incremental changes. मीन्स क्या कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लब कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो है आपका जो मतलब कैलकुलेशंस होगा वो अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसका रीज़न समझिए। एक एग्जांपल लीजिए कि आपने 4 साल के लिए 2 करोड़ रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट किया, और इसी 2 करोड़ के साथ आपने 1 करोड़ रुपये दूसरे 2 साल के लिए लगाएंगे, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि 4 साल के लिए 4 करोड़ रुपये, सॉरी 3 करोड़ रुपये लगे, लेकिन 4 साल बाद 3 करोड़ रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब आपको दोनों को अलग अलग लेके ही चलना है और कैलकुलेट करना है। ओके, sometimes the additional investment required to use the idle capacity needs some additional adjustment cost for the using of idle capacity। मतलब क्या बोल रहे हैं आइडल, मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल मतलब अनटच पड़ा हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये अनटच पैसे जो है उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए और उससे रिटर्न गेन करिए, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आपको। ओके, the concept of incremental analysis is explained in the following illustration। अब कुछ सारा एग्जाम्पल देखिए। तो स्टेटमेंट दिया गया टू बाय और to make or buy decision, following details related to one basic part manufactured by the assembly company. The part manufactured in the company has following cost breakdown: direct material 30 rupees, direct labor 20 rupees, overhead expenses 10 rupees, means 60 rupees per unit. The company is manufacturing 550,000 parts currently with the following cost structure of 50 rupees per unit। देखिए टोटल काउंट कितना हुआ, 60 रुपीज़ हुआ पर यूनिट का, और कितने यूनिट है तो 50,000 यूनिट है। मगर ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर कर रही है 50 पर यूनिट, मतलब 50 रुपीज़ पर यूनिट। द सेम पार्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 56 पर यूनिट, 56 रुपीज़ per unit। The company management visualized the outside buying appear cheaper, but is it observed that there is some idle capacity in the plant and additionally 10,000 units can be manufactured in the factory part. It asks the accounting department to calculate the cost per unit of the additional product. The accounting department submits the following cost estimation for the additional 10,000 units. All the three costs will have scale economics and will be lower than the original per unit cost assumption। अब रिपोर्ट में क्या किया कि भाई अब अकाउंटिंग वालों ने कैलकुलेट किया तो बताया कि मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया 25 रुपीज़, यहाँ 30 था वहाँ 25, लेबर कॉस्ट 20 रुपीज़ था यहाँ पे 18 रुपीज़ हो सकता है, और ओवरऑल एक्सपेंसेस यहाँ 10 है तो यहाँ 7 हो सकते हैं, तो 50 रुपीज़ पर यूनिट आपका लग सकता है। तो अब comparative cost study for the 10,000 unit, तो 10,000 यूनिट में डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कितना, तो 2,50,000,
लेबर कॉस्ट कितना तो 1,18,000 and overhead expenses is 70,000. So total cost is 5,000 and the purchase option means अगर 10,000 रुपीज़ 56 रुपीज़ के हिसाब से अगर हमने 10,000 यूनिट्स बेचे then we are getting 5,60,000 means incremental cost advantage is 60,000. Okay, so the manufacturing of part in the company will be advantage due to incremental cost advantage. Moreover, it will also generate several qualitative subjective advantage like self-sufficiency and less dependent on outside resources, preventing of efficiency of production, etc. Means अगर मतलब इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन में उसमें स्टेटमेंट है कि अगर एक कंपनी 50,000 पार्ट्स बनाती है मतलब 50 रुपए के हिसाब से और मार्केट में वो 56 रुपये यूनिट बेचती है और अगर वो एक्स्ट्रा 10,000 बना रही है तो वो बनाते वक्त उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो 50 रुपीज़ होगा मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और इसी के बेसिस पे विदाउट एनी एक्स्ट्रा मैन पावर या रिसोर्सेस वो जो है मतलब 60,000 का प्रॉफिट करना सकते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये एनालिसिस हम अप्लाई कर सकते हैं. तो एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन और प्री मेच्योर रिप्लेसमेंट डिसीजन. समझिए, एक्सपांसन का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी में 100 यूनिट्स पर डे का कैपेसिटी है प्रोडक्शन का तो हम 100 को 150 या 200 पे लेते हैं तो हम उसको एक्सपांसन लेते हैं. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा डाइवर्ट होना मतलब मान लो ऑटोमोबाइल की कंपनी है और हम लोग डाइवर्ट होकर फार्मास्यूटिकल कंपनी की चलेंगे या किसी और फील्ड में जाएंगे तो उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं. मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अपने आप को अपग्रेड करना मतलब जहाँ 10 लेबर वर्क कर रहे थे उसकी जगह पे मैं 3 टेक्नीशियंस वर्क कराऊंगा और पूरा का पूरा प्रोडक्शन का काम जो है वो मशीन से होगा. और प्री मेच्योर रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है मतलब जैसे एक एग्जाम्पल ले जब हमें कोई बाइक बनानी है तो बाइक का मेन इंजन और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो अलग अलग जगह से मिल जाए और एक जगह पे असेंबल हो जाए. ठीक है. सेकेंड एरिया है कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ सेलेक्ट रिजेक्ट mature exclusive decision having to or more options of investment. मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट का बजट का पार्ट आता हो और उसमें प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना हो कि रिजेक्ट करना हो अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं एट दैट. ओके. Capital budgeting decision of ranking in case of collective exhaustive several with implementing projects. सेम मेथड है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आया कोई उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है. प्राइस डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस cutting decision in case of use of idle capacity and the break even prices. मतलब समझ गए होंगे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है अगर उसे हमें इन्वेस्ट करना हो तो उसके बाद आया टू मेक और बाय द कंपोनेंट्स और सर्व असेंबली टू क्लोज द लॉस मेकिंग सेगमेंट ऑफ द बिजनेस एंड एलोकेटेड स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओवर सेवरल पीरियड्स. ओके, चलिए आज के इतने ही रहने देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव choosing type of cash flow.